नमस्कार। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के मेरे प्यारे छात्र, हम सिकंदर के भारत पर आक्रमण पे बात कर रहे थे और पिछली कक्षा में हमने रुको थोड़ी देर बात करना। हमने पिछली कक्षा में देखा कि किस प्रकार से सिकंदर ने जब अभियान भारत पर किया तो उसके अभियान के बाद आम्भी जो तक्षशिला का शासक था, जिसका राज क्षेत्र सिंधु नदी और झेलम नदी के मध्य पड़ता था। क्या बात कुछ कर रहे हैं, देख रहे हो? तो झेलम और सिंधु नदी के मध्य जिसका क्षेत्र पड़ता था, आम्भी का, और विस्तृत क्षेत्र था, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। बिना किसी युद्ध के सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और साथ ही साथ उसने ये भी आमंत्रण किया उसे पोरस के राज क्षेत्र पर या भारत पर आक्रमण करने के लिए। और ये लिखित इतिहास का पहली घटना है जिसमें किसी ने देशद्रोह किया हो देश के साथ। साथ ही जब सिकंदर तक्षशिला पहुंचा तो उसके स्वागत के लिए ये अपने पूरे दल बल के साथ पहुंचा था और उस दल बल के साथ पहुंचने पर उसने वहाँ पे तमाम अन्य मित्रों के साथ भी समर्पण किया और उपहार में सिकंदर को बहुत सी धनराशि दी। जिस धनराशि को उसने दिया था, उस धनराशि का विवरण आप देखें। लगभग 200 रजत थे, लगभग 200 रजत, 3900 पृष्ठभूषभ थे, वृषभ यानी बैल, 1000 मेष यानी भेड़ें थीं, 30 हाथियाँ थी और 700 अश्वारोही या अश्वदल थे, सेना। ये मुख्य थे जिनको लेकर के उसने उपहार स्वरूप सिकंदर को प्रसन्न करने के लिए, वो अगवानी करने के लिए पहुंचा था। साथ ही उसने अपने दरबार में एक बड़ा दरबार लगाया था सिकंदर के स्वागत के लिए और इसमें आसपास के बहुत से राजाओं ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार की और यहीं से पोरस को संदेश भेजा गया कि वो आत्मसमर्पण कर दे, जो कि पोरस के स्वभाव के विपरीत था, पोरस के स्वाभिमान के विपरीत था। उसने कह दिया कि नहीं, मैं सम्राट का दर्शन जरूर करूँगा, लेकिन पूर्ण छत्र में शस्त्रों के साथ मैं उनका स्वागत करूंगा, उनसे मिलूंगा, ऐसे नहीं मिलूंगा। तो अब जाहिर सी बात है, ऐसे में हो गया कि युद्ध होगा ही। सिकंदर क्रुद्ध हुआ और उसने झेलम नदी पर पुल बनाने का आदेश दे दिया और मई 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के मध्य एक भीषण युद्ध हुआ, जिसे विशस्ता का युद्ध या झेलम तट का युद्ध भी हम के नाम से हम जानते हैं। यह युद्ध इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था। हालांकि राजनीतिक असर इसके बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन बाकी बहुत से असर इसमें देखे गए, जिस पर हम आगे बात करेंगे। दोनों पक्षों की बात करें युद्ध के समय, तो सिकंदर पक्ष की बात करें, टर्ने नामक विद्वान लिखते हैं कि उसके सेना में 35,000 सैनिक थे जो सीधे युद्ध करते थे। वैसे उसके दल में 1,20,000 के आसपास लोग थे, लेकिन इनमें और भी तरह के कार्य करने वाले लोग थे, जैसे भोजन पकाने वाले लोग हो गए। जो ये सैनिक थे उनकी एशियन पत्नियां थी और बाकी सब माल ढोने वाले लोग थे। संख्या तो 1,20,000 की थी, लेकिन 35,000 ही मात्र ऐसे सैनिक थे जो सीधे सीधे युद्ध में भाग लेते थे। दूसरी तरफ एरियन लिखता है कि पोरस के पक्ष में लगभग 4,000 अश्वारोही, 300 रथ, 200 हस्ती और 30,000 पैदल सैनिक थे जिन्होंने सीधे युद्ध किया। विवरणों के हिसाब से पता चलता है कि पोरस के प्रत्येक गांव के, पोरस के राज के प्रत्येक गांव के जो युवा थे, जो युद्ध कर सकते थे या जिन्हें युद्ध कौशल में का ज्ञान था, वो सब अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए इस बड़ी घटना में शामिल हुए थे। इस प्रकार
हम देखते हैं कि ये पूरी सेना जो पोरस पक्ष था और था। पोरस की विशाल सेना को देखने के बाद सिकंदर ने कुछ प्लानिंग किए, कुछ निर्णय लिए और उसने मार्ग चुराया। विद्वानों के अनुसार कहा जाता है कि वो सीधे सीधे झेलम नदी को न पार करके उसने छिप करके झेलम नदी को पार किया। उसने अपने सेना को कई टुकड़ियों में बांटा और साथ ही अपने दल में आमोद प्रमोद की व्यवस्था की और ऐसा माहौल बनाया कि पोरस को लगे कि अभी हम युद्ध नहीं करना चाहते। और परिस्थितियां भी उसके विपरीत थी। उस समय मई का महीना गर्मी का महीना होता है और झेलम नदी के ऊपरी क्षेत्र में जो बर्फ़ जमी होती है, जहाँ से झेलम नदी निकलती है, वो पिघल रही थी गर्मी के कारण। इससे झेलम में जल राशि काफ़ी थी, काफ़ी तेज़ बह रही थी और भरी हुई थी, बाढ़ जैसी स्थिति थी। इस कारण पोरस को भी लगा कि शायद अभी सिकंदर हमला नहीं करेगा, वो समय का इंतज़ार करेगा जब पानी कम हो जाए। और धोखे में रखने के लिए सिकंदर ने भी ऐसा ही किया, अपनी सेना कई भागों में बांटा और मुख्य बेस जहाँ पे कैंप थे उससे लगभग 16 मील ऊपर जा कर के एक ऐसे स्थान पर जहाँ पर नदी थोड़ी सी सकरी थी, बीच में एक द्वीप था, नदी पार करने का निर्णय लिया और 12,000 अपने अश्वारोहियों के साथ उसने वहाँ से नदी पार की। हालांकि उस नदी को पार करते करते भी उसे एक नाला था, नाले में फंसता फंसता बचा और इसने अपने मित्र से कहा कि लगता है कि आज प्राण चले ही जाते। तो लेकिन जब वो नदी पार कर रहा था तो इस घटना की जानकारी पोरस दल को पता चल जाती है और पोरस अपने पुत्र को लगभग 120 रथ, आप देख रहे होंगे 120 रथ, तो प्रथम संघर्ष की स्थिति होती है। इसमें 12,000 सिकंदर सैनिक होते हैं और 120 रथ और 2,000 पैदल सैनिकों के साथ उसे रोकने के लिए भेजता है। जाहिर सी बात है उसमें बारिश का भी माहौल था, बारिश भी हुई थी, तो वर्षा हो जाने के कारण रथ की गति धीमी हो गई थी, तीव्र नहीं रह गई थी, क्योंकि रास्ते कच्चे थे। कच्चे रास्तों पर रथों को लेकर दौड़ना सरल नहीं था। लेकिन चूँकि वो नदी पार कर रहे थे इसलिए पोरस को यह विश्वास था कि नदी में सैनिक जो सिकंदर है वो गिरा हुआ होगा, नदी पारते समय असुविधाएँ होंगी, इसलिए उसने 2,000 पैदल और 120 सैनिकों को ही पर्याप्त समझा सिकंदर को रोकने के लिए। लेकिन आप जब तक ये पहुँचते तब तक सिकंदर नदी और नाले को पार कर चुका था और 12,000 अश्वारोहियों का दल, कहाँ 120 रथ, 2,000 पैदल सैनिक, बिल्कुल असमानता थी। जाहिर सी बात है भारतीय दल की पराजय होनी थी, पराजय भी हुई। लगभग 400 सिपाही मारे गए और इसमें राजकुमार की भी मृत्यु हो गई। ये प्रथम संघर्ष का निर्णय था जिसमें सिकंदर को विजय मिली और पोरस के पुत्र को की हार हुई। ऐसे में जाहिर सी बात है पोरस परेशान हुआ होगा, पोरस परेशान भी हुआ, लेकिन जल्दी ही अपने आप को संभाला और हाथी दल को पोनियस को रोकने के लिए छोड़ करके वो पोरस की तरफ बढ़ा और एक व्यूह रचना की और दोनों आमने सामने हुए। जब आमने सामने हुए तो सिकंदर ने पोरस की विशाल सेना को देखा तो वो रुक गया और उसने इंतजार किया कि मेरी जो नदी सेल्यूकस के नेतृत्व में जो नदी पार कर रही पैदल सेना है वो भी आ जाए और तब युद्ध के बारे में युद्ध किया जाए। और यहाँ पर व्यूह रचना हुई। आप ये व्यूह रचना पे हम बात कर रहे हैं। ये जो व्यूह रचना है, ये व्यूह रचना युद्ध की व्यूह रचना है, पोरस की व्यूह रचना ये आप देख रहे होंगे, और ये सिकंदर की व्यूह रचना। इसमें ये जो लाइन है ये सही नहीं है, ये गलत खींच दी गई है। और इस व्यूह रचना में आप देखें, अब दोनों की व्यूह रचनाओं में पहला फ़र्क पे बात करें अगर, तो पोरस की जो व्यूह रचना थी वो रक्षात्मक थी, जबकि
सिकंदर की आक्रामक थी। आक्रामक इसलिए थी कि वो आक्रमण करता था, और भारतीय दलों की एक विशेषता रही है पहले से ही भारतीय शासकों की, कि वो पहले हमला नहीं करते थे, वो इंतजार करते थे कि सामने वाला दल हमला करे। जाहिर सी बात है, जब कोई हमला करेगा तो पहला आपका उद्देश्य होगा कि आप अप्रक्षात्मक रहें, आपके ऊपर उसका हमला। और ये नुकसान भी होता है, लाभ भी होता है। नुकसान तब होता है जब आप अपने व्यूह रचना को कायम नहीं रख सकते, या आपके दिमाग को आपका विरोधी दल पढ़ ले, तब आपके लिए नुकसानदायक होगा। किंतु यदि आपकी व्यूह रचना को विरोधी दल नहीं पढ़ पाता है, तब आप उसमें सफल होते हैं। यहाँ पे इस युद्ध में दिक्कत यही हुई कि सिकंदर ने पोरस की व्यूह रचना को पढ़ लिया, उसके दिमाग को पढ़ लिया, और इसलिए सरल हो गया वो युद्ध करे। उस हिसाब से उसने अपनी नीति बनाई। आप देखेंगे, पोरस की व्यूह रचना पर थोड़ा सा बात करें पहले। पोरस ने सबसे पहले हाथियों पर, भारतीय शासक हाथियों पर बहुत विश्वास करते थे कि जाहिर विशाल जानवर होते हैं, बिना मारे ही ये हाथी बहुत से सैनिकों को, बहुत सेना को तासरस कर सकता है। इसलिए पहली जो लाइन थी, ये जो लाइन आप देख रहे होंगे, ये हाथियों की लाइन थी। व्यूह रचना में जो प्रथम लाइन थी वो हाथियों की थी, और उस हाथियों के माध्यम से, और तो पहली लाइन में जो थे वो हाथी थी, और उसके पीछे ये आप देख रहे होंगे, ये पैदल सैनिकों का दल था। इसके बाद एक लाइन बनाई गई थी जिसे आप देख रहे होंगे, ये रथ हैं, ये रथ की लाइन थे, रथ थे, और उसके दोनों तरफ, दोनों दिशाओं में आप ध्यान देंगे, दोनों दिशाओं में, और आप देख रहे होंगे बीच और दोनों तरफ दक्षिण पार्श्व में अश्वदल था, और वाम पार्श्व में भी अश्वदल था। बीच में पैदल सैनिक थे जो रक्षात्मक थे और विषम परिस्थितियों में हमला करने के लिए थे। हाथियों के साथ जब हमला होता था और हाथी विरोधी दल को जब परेशान करती थी, तो ये पैदल सैनिक बीच में निकल करके उनके ऊपर पीछे से हमला कर सकते थे। अश्वदल दोनों तरफ से घेरने के लिए रहे होंगे, और घिरी हुई सेना पर पैदल सैनिकों और रथों द्वारा हमला करने की व्यूह रचना काफ़ी बेहतर पोरस की मानी जा सकती है। लेकिन इस व्यूह रचना को सिकंदर ने तोड़ दिया, और जाहिर सी बात है, जिसकी व्यूह रचना सही होगी और जिसकी व्यूह रचना को ज़्यादा जल्दी तोड़ सकता है, वही सफल होगा। अब हम बात करें सिकंदर की रणनीति पर बात करें, क्योंकि वो व्यूह रचना नहीं थी, उसकी रणनीति थी। आक्रामक नीति कैसी थी, उसे कैसे इम्प्लीमेंट लाया कि वो जो है पोरस की पूरे व्यूह रचना को तोड़ सके। मैं इतिहास में व्यूह रचनाओं पर ज़्यादा बात करता हूँ, क्योंकि युद्धों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण यही चीज़ें होती हैं। आपकी सेना कितना हो, बड़ी सेना हो, लेकिन आप तब तक विजय नहीं पा सकते जब तक कि आपका व्यूह बेहतर ना हो। सिकंदर ने क्या किया, इस व्यूह रचना को देखा तो उसने निर्णय लिया कि ऐसा किया जाए कि पोरस की जो हाथी और पैदल सैनिक जो आगे उसने लगाया, पहली पंक्ति में जो लगाया हुआ है, ये सफल न हो, उसकी ये रणनीति सफल न हो। इस उद्देश्य से उसने अपने सैनिकों को 3 भागों में बांटा। पहला दल दक्षिण पार्श्व में अपने खड़ा हुआ सिकंदर अश्वदल के साथ, और उसमें वाम पार्श्व में कोनोस को खड़ा किया, और उसको 2 दल के साथ, कोनोस को 2 दल के साथ खड़ा किया। उसमें 2 दल थे, एक दल नहीं था, 2 दल थे। और सबसे पीछे सेल्यूकस को पैदल और अश्वारोहियों के साथ खड़ा किया। 3 भाग में बांटा। अब देखिए, ऐसे तो हमले सीधे होने चाहिए। आप सिकंदर यहाँ था तो इसको पहले हमला करना चाहिए, तो सीधे हमला करना चाहिए, लेकिन नहीं किया उसने क्या किया, धोखा। उसने सारी रणनीति धोखे की कि सामने वाला विपक्षी हमारा कुछ और समझे और हम कुछ और कर रहे हों, और कर कुछ और जाए, दिखाना कुछ, करना कुछ और कर जाना कुछ और। ये 3 रणनीति थी। तो पहला जो उसने हमला किया, आप इस लाइन को देख रहे होंगे, उसने यहाँ से हमला किया, दक्षिण से वो वाम पार्श्व में आया और वाम पार्श्व में हमला किया, और काफ़ी तगड़ा हमला था, तीव्र हमला था। ऐसा हमला था कि जो यहाँ पर ये जो अश्वदल बैठ खड़ा है, ये इस को रोक न पावे। तगड़ा हमला किया उसने। और जब ये
ये अश्वदल पराजित होता हुआ दिखा तो जाहिर सी बात है सबसे तीव्र किसी भी सेना में अश्वदल ही होता है। तो इसकी रक्षा के लिए यहाँ जो अश्वदल था वो निकल पड़ा, और यही गलती हो गई पोरस की। ये अश्वदल ज्यों ही यहाँ पर आया, जाहिर सी बात है ये मार्ग पूरा खुल गया। अब ये खुल गया कि नहीं, अब देखिए जो ब्लॉकेज था, ये पूरा ब्लॉकेज था, ये सब खुल गया, पूरी खुल गई। अब एक भाग जो है सुरक्षा कवच जो था वो टूट गया, व्यूह रचना टूट गई। इसी समय कोनोस ने अपनी सेना के साथ, जो 2 दल थे, उसने यहाँ से हमला किया पार्श्व भाग में, पिछले भाग में, क्योंकि यहाँ से वे पीछे मुड़े हुए लोग थे, और यहाँ पे आकर उसने 2 भागों में हमला किया, हाथियों के बीच में जो पैदल थे और यहाँ पे जो पैदल थे, और भगदड़ मच गई। उसने अपने सेल्यूकस को सैनिकों को आदेश कर रखा था कि जब आपको लगे कि सामने की सेना में भगदड़ मच गई है और उसकी व्यूह रचना टूट गई है, तब आप हमला करेंगे। और इसी समय सेल्यूकस अपनी तीव्र हमला, जो मुख्य दल था, ये मुख्य दल था, मुख्य दल के साथ तेज हमला करता है और यहाँ पे संघर्ष होता है, भीषण युद्ध होता है। प्रारंभ में हाथियों ने सिकंदर की सेना में आतंक मचा दिया और वो भयभीत हो गए, भागने लगे। और क्योंकि वो भागने लगे और ऐसा लगा कि पराजित होंगे, और यहाँ पे अश्वदल को भी थोड़ा समय मिल गया, पोरस के अश्वदल को भी समय मिल गया, और वो जो है अपने युद्ध को, अपने अभियान को सरल बना सके, अपनी रणनीति को इम्प्लीमेंट में ला सके। लेकिन सेल्यूकस और बाकी सैनिकों ने तीव्र बाढ़ वर्षा करने प्रारंभ कर दी। जब बाढ़ वर्षा करनी प्रारंभ कर दी तो उससे हाथी घायल होने लगे और बहुत से हाथी मारे गए। ऐसी स्थिति में हाथियों में भी भगदड़ मच गई। अब वे हाथी विपक्षी सेना को जितना नुकसान पहुंचा रहे थे, उतना ही अपनी सेना को भी नुकसान पहुंचा रहे थे। ऐसी स्थिति में हाथी बेकार साबित हुए। साथ ही साथ हाथियों की रक्षा करने के लिए जो पैदल सैनिक हो सकते थे, जो रथ हो सकते थे, अश्वारोही भी तो अश्वों से लड़ने में ही व्यस्त थे, इनके साथ भी समस्या थी। जमीन भीगी हुई थी, भूमि भीगी होने के कारण अश्व रथों में तीव्रता नहीं थी, ये फंस जा रहे थे, जगह जगह पे कीचड़ में फंस जा रहे थे। और दूसरा, पैदल सैनिकों, जो पोरस के पैदल सैनिक थे, उनके पास जो धनुष थी, वो धनुष जो बहुत भारी होती थी, उसको उस पर प्रतिंचा चढ़ा करके उस पर संधान, बाढ़ के संधान करने के लिए उसे जमीन से टेकना जरूरी था। जबकि सेल्यूकस के सैनिकों के पास जो धनुष थी वो हल्की थी, भूमि के गीली होने के कारण उन्हें जमीन पर टेकने में असुविधा होती थी, दिक्कत होती थी, इसलिए वो सरसंधान तक नहीं कर पाते थे। दूसरी तरफ सेल्यूकस के सैनिक बराबर बाढ़ों की वर्षा करते रहे। साथ ही साथ इनके जो भाला पैदल सैनिक थे, उनके पास लंबे भाले भी होते थे, दूर से भी हमला करके वो सैनिकों को नुकसान पहुंचा रहे थे। इस प्रकार से अस्त्र के माध्यम से परिस्थितियां विपरीत होने के का कारण और अपने व्यूह रचना में सफल न होने के कारण पोरस की पराजय हुई, और करारी पराजय हुई, और अंततः पोरस को रण छोड़ के भागना पड़ा। लेकिन जब पोरस रण छोड़ के भाग रहा था, उसकी व्यूह रचना को देख करके, उसकी वीरता को देख करके सिकंदर बहुत ही प्रभावित हुआ, और उसने संधि के लिए, समर्पण के लिए, पोरस को समर्पण के लिए आम्भी को भेजा कि जाओ पोरस को मना लो, रोको। और आम्भी जब अश्व के साथ पोरस को मनाने के लिए गया, जो पोरस एक बहुत बड़े हाथी पर सवार था, अपने चिर प्रतिद्वंदी प्राचीन शत्रु को देख करके पोरस बहुत ही क्रोधित हुआ, और उसने बर्छे के साथ आम्भी के ऊपर हमला किया, मारना चाहा। संयोग अच्छा था कि आम्भी बच गया और पोरस फिर निकल गया। इस दृश्य का कई यूनानी सिक्कों पे चित्रांकन हुआ है, जिसमें पोरस बौड़े हाथी पर आम्भी के ऊपर हमला कर रहा है, और उसमें पीछे सेल्यूकस जो है देवता के रूप में आशीर्वाद देता हुआ दिख रहा है। क्योंकि पोरस के साथ बाद में मैत्री हो गई थी, इसलिए ये चित्र बहुत ही, ये जो सिक्के पर जो दृश्य अंकित किया गया था, इसका बहुत महत्व है। बाद में एक शिष्टमंडल गया जिसमें पोरस का मित्र भी था, और पोरस को मना लिया गया, और पोरस जो प्यास और घायल होने के कारण
बहुत ही परेशान था। वो अपने हाथी से उतरा, उसने एक घूंट पानी पिया और सिकंदर के पास उसके शिविर में गया। सिकंदर ने जो प्रश्न किया कि बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए, जिसका जिक्र अक्सर आप कहानियों के माध्यम से भी सुनते होंगे, निर्भीक जवाब था कि एक शासक के साथ जो व्यवहार करता है, एक राजा के साथ जो व्यवहार करता है, आप वही व्यवहार करें। उसके इस निर्भीक जवाब को, जाहिर सी बात है एक शासक पराजित राजा के साथ अच्छा व्यवहार तो नहीं कर सकता, विजेता, लेकिन उसका जवाब था। और इसमें दो बातें थी, राजा दूसरे राजा के साथ अच्छा व्यवहार भी करना चाहिए और बुरा व्यवहार भी करते रहे हैं, व्यवहार में ऐसा दिखता रहा है। सिकंदर ने फिर पूछा, उसने कहा मेरा जो जवाब था उस एक वाक्य में निहित है, एक शासक के साथ जो व्यवहार करता है, एक राजा के साथ व्यवहार करता है, आप वही करें। इसके उस निर्भीक जवाब से सिकंदर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने पोरस से मित्रता की, पोरस के सारे राज्य वापस कर दिए, साथ ही पोरस के अन्य इर्द गिर्द के जो राज्य थे वो भी उसको वापस कर दिए। और इसके पीछे कई कारण माने जाते हैं। कारण ये भी रहे होंगे कि पोरस को ये भी कारण रहा होगा कि आम्भी और पोरस चूँकि एक महान शासक था, एक अच्छे चरित्र का था, इसलिए एक जो है बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही होगी दोनों में, आम्भी और तक्षशिला नरेश, आम्भी और पोरस के मध्य, इसलिए उसने ऐसा सोचा रहा होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये पराजय हुई और ये इतिहास की बहुत बड़ी पराजय है। हालांकि क्योंकि कोई राज्य सीमा में परिवर्तन नहीं हुआ, पोरस का राज्य उसको मिल गया, इसलिए इसका राजनीतिक असर नहीं था, लेकिन इस पराजय से जो संबंध बने उसके कारण कई परिवर्तन हुए। भारतीय समाज में, भारतीय राजनीति नहीं, भारतीय वेशभूषा पर, समाज की बात करते वेशभूषा पर उसका असर दिखा, सिक्कों पर असर दिखा, स्थापत्य कला पर असर दिखा, शैलियों पर दिखा, यूनानी प्रभाव बड़ा, व्यापारिक मार्ग मिले जिस पे आगे हम बात करेंगे। सिकंदर ने इसके बाद भी कई प्रदेशों को जीता जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, उनको हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज़ पर देखते हैं, सिकंदर ने जो पूरे क्षेत्र को जीता था, भारतीय क्षेत्र को, उसको 4 प्रशासनिक इकाइयों में बांटा। आप ये देख रहे होंगे 4 प्रशासनिक इकाइयों में बांटा। उसमें पहला जो था सिंध का उत्तरी और पश्चिमी भाग फिलिप को दिया। फिलिप जो छत्रप बनाया उसने, इसके बाद में हत्या कर दी गई। सिंध और झेलम का भाग तक्षशिला शासक को दिया गया, और ये पहले भी तक्षशिला का शासक आम्भी था ही, तो उसको वही राज्य मिला। झेलम और ब्यास नदी का भाग पोरस को मिला, और इसके साथ साथ अन्य भाग भी उसको मिला। सिंधु के निचले का जो लौटते समय जिन क्षेत्रों को उसने जीता, आप मैप पिछली वीडियो में जो मैप है उसमें आप देख सकते हैं, उसे पिथोन को वहाँ पर शासक मिला। इस तरह से उसने अपने भारतीय विजित क्षेत्रों को 4 खंडों में विभक्त किया। आप देखते हैं ये ऐसा रहा है। ये आप इसको थोड़ा उल्टा हो गया, आप सीधे देख कर सकते हैं। ये सिकंदर के आने से पहले के कुछ इतिहास का कुछ लेखक हैं और उनकी रचनाएं हैं, उनका समय है। इसमें हेरोडस का मैंने जिक्र किया था पिछली कक्षा में कि हेरोडस के विवरणों का प्रभाव था। हेरोडस ने जो भारतीय समाज की जो प्रशंसा की थी उसका प्रभाव था, उस कारण से प्रेरणा जो मिली थी भारत को जीतने की और अपार संपत्ति को अर्जित करने की, ये था। सिकंदर के वर्तमान में जब सिकंदर था तो ये किताब ये आपको सही यहाँ मिल जाएगा। इसमें जो पुस्तकें हैं जिसमें हेरोडस, केसियस, ये सब पहले के लेखक हैं जिन्होंने विवरण दिए हैं। अब सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव पे बात करें। सिकंदर के भारत पे आक्रमण के प्रभाव क्या हुए, उनके कई प्रभावों पर हम बात कर सकते हैं। यहाँ से अब देखते हैं जो 4-5 प्रभाव पड़े उन पे हम बात करें। पहला प्रभाव था सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत का इतिहास तिथि क्रम से लिखा जाने लगा। सिकंदर के आक्रमण से पहले भारत का जो इतिहास लिखा जा रहा था वो कथात्मक था, उसे इतिहास माना ही नहीं जा सकता, उसमें विवरण देने की प्रवृत्ति नहीं दिखती है।
उसका एकमात्र उद्देश्य ऐसा दिखता है कि वो कहानी या कथा बताने की का कोशिश कर रहे हों। लेकिन सिकंदर के साथ जो विद्वान आए हुए थे और उनके संपर्क में कुछ विद्वान यहाँ पर रह गए, सिकंदर के जाने के बाद भी बहुत से दार्शनिक और विचारक भारत रह गए, तो उनके कारण भारतीय लेखन पद्धति में तिथियों का अंकन प्रारंभ हुआ। और तिथियों का अंकन एक बड़ी घटना थी भारतीय इतिहास के संदर्भ में, आप समझ सकते हैं। तो पहला प्रभाव तिथियों का अंकन इतिहास में। दूसरा, भारत और यूनान के मध्य जल और स्थल मार्ग का पता चल गया। जल मार्ग से तो पहले ही व्यापार होते थे, स्थल मार्ग का भी पता चल गया और दोनों देश के मध्य व्यापारिक संबंध और सांस्कृतिक संबंध और व्यापक हुए। तीसरा कारण था, भारत में यूनानी सिक्कों का प्रचलन हुआ। यूनानी पद्धति के सिक्के भारत में ढाले जाने लगे। चौथा था, गांधार कला का विकास हुआ। गांधार कला भारतीय और यूनानी कला का सम्मिश्रण है, इसलिए एक नई कला विकसित हुई, गांधार शैली, जिसमें बुद्ध की बहुत अच्छी सी प्रतिमाएं भी बनी गांधार शैली के कारण, और बहुत ही प्रभावी शैली मानी जाती है। वेशभूषा, समाज की बात करें, समाज में वेशभूषा पर असर पड़ा। लोग यूनानी किस्म के कपड़े पहनने लगे और ये असर हमारे देश पे सिकंदर के आक्रमण का पड़ा। इन सब चीज़ों के अंतर्गत आप सिकंदर के या प्रथम यूनानी आक्रमण के प्रभावों को देख सकते हैं। और हम बात करते हैं आज के लिए, बस आज की कक्षा के लिए इतना ही, और उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आप देखिए और आपके जो सवाल हो, प्रश्न हो, आप पूछ सकते हैं। हम फिर पुनः अगली कक्षा में अगली वीडियो में आपसे आगे के विषयों पर बात करते हुए मिलेंगे। धन्यवाद।